आज हम बात करेंगे समास के प्रकार अथवा समास के भेद के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया समास अथवा कंपाउंड जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, समास क्या होता है, समास को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, समास विग्रह क्या होता है, और ये सारा हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे समास के भेद के बारे में। समास के बारे में अगर समास के भेद को लेकर यदि हम चर्चा करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर हम इनको 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो समास का भेद है वह है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, और तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा और हमारा अंतिम समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। ये हमारे 4 जो समास हैं हिंदी साहित्य में पढ़ाए जाते हैं, और इन 4 समास में सबसे पहला जो तत्पुरुष समास है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व पद, अभी आपको उत्तर पद, पूर्व पद और समस्त पद के बारे में पूर्व वीडियो में हमने आपको समझा दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि पहला पद जो होगा, पूर्व पद जो होगा वह गौण होगा, और दूसरा अथवा उत्तर पद जो होगा वह प्रधान पद होगा, और यही इस तत्पुरुष समास की खास विशेषता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास का पहला पद विशेषण होता है और गौण होता है। विशेषण होने के कारण ये गौण भी होता है, और उत्तर पद हमारा विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। उत्तर पद हमारा जो होता है विशेष्य होता है और इसलिए वो प्रधान होता है। इस तत्पुरुष समास के विग्रह के समय समस्त कारकों के कारकीय चिन्ह, मतलब जिनका समास करते समय लोप कर दिया जाता है, वे दोबारा से जोड़े जाते हैं। जैसे अपन बात कर सकते हैं एक उदाहरण से, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। हमने इसमें कारक विभक्ति का लोप किया हुआ है, किसमें? रोग मुक्त में। और जब इसको हम परिभाषित कर रहे हैं, अब जब इसको हम चिन्हों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? इसमें है, सबसे पहले तो ये समझ ले कि इसमें विभक्ति अथवा कारक कौन सा है। रोग मुक्त, इसमें से करण कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है, से करण कारक का प्रयोग हुआ है। ये से विभक्ति है और इसका प्रयोग हुआ है जिसका मतलब है जीवन साथी, जीवन का साथी। मतलब क्या हुआ? जीवन साथी से जीवन का साथी। अभी का क्या है? इसमें का संबंध कारक का चिन्ह है। आपको हमने बताया था ना, करण, कर्ता, कर्म, कर्ण, ये जितने भी चिन्ह हैं हमने कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, जितने कारक है, जितनी विभक्तियां हैं, उनके साथ में उनके विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इस रोग मुक्त में से जो है करण कारक का चिन्ह है, और जीवन साथी में का जो है जीवन का साथी का संबंध कारक का चिन्ह है। अब एक बार आप अच्छे से समझिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए, एक है हमारे पास में समस्त पद युद्ध क्षेत्र। इसमें 2 पद है, कौन कौन से? युद्ध और क्षेत्र। ये युद्ध क्षेत्र में पहला पद है, पूर्व पद जिसको कहेंगे, वो है गौण जो है युद्ध, और कारकीय विभक्ति जो कारकीय चिन्ह है वो है का, और उत्तर पद क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? प्रधान है। इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध और क्षेत्र, जिसमें युद्ध पूर्व पद और क्षेत्र उत्तर पद है, यह पूर्व पद है जो हमारा गौण है, और क्षेत्र है वह उत्तर पद है जो कि प्रधान है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, गुरु दक्षिणा। इसमें गुरु दक्षिणा में 2 शब्द है, 2 पद है, जिसमें पूर्व पद गौण है। क्या है पूर्व पद? गुरु, गुरु गौण है, ठीक है। और द्वितीय जो पद है यानी उत्तर पद दक्षिणा, वह प्रधान है। गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा।
अब इसमें कारकी चिन्ह के लिए का प्रयोग किया है, तो ये है कारकी चिन्ह हमारा के लिए। एक और देख लीजिएगा, यश प्राप्ति। इसमें दो शब्द है, यश और प्राप्ति। यश को प्राप्त, ठीक है, को विभक्ति हो गया, प्रथम पद यश है वह गौण हो गया, इसको पूर्व पद बोलेंगे, और उत्तर पद में प्राप्त है जो कि प्रधान है। अब आप समझिए भाई, कारकीय चिन्हों के आधार पर जैसे अपन बात कर रहे हैं कि इनमें सभी विभक्तियों का अलग अलग जो शब्द है उनके साथ में प्रयोग हो रहा है, और हम इन चिन्हों के साथ में इस तत्पुरुष समास है उसको हम बताते जा रहे हैं। तो चिन्हों के माध्यम से जो चिन्ह है, कारकीय चिन्ह जो है, उनके आधार पर तत्पुरुष समास के मुख्यतः हम 6 भेद कर सकते हैं, जिसमें है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति या चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह आएगा? को। करण तत्पुरुष है, उसमें से उसका चिन्ह होगा, और संप्रदाय तत्पुरुष है, कर्मधारय का संप्रदाय तत्पुरुष है, उसमें चिन्ह जो होगा वो होगा के लिए। आपादन तत्पुरुष है, उस आपादन तत्पुरुष में से अलग होने में, ये से है लेकिन ये किसी चीज से अलग होने में, टूटने में, संबंध विच्छेद करने के अर्थ में प्रयोग होता है इस आपादान तत्पुरुष में से चिन्ह का प्रयोग। इसी प्रकार से हम संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं, तो ये संबंध तत्पुरुष का, के, की ऐसे चिन्हों के साथ में दूसरे शब्द को यानी कि उत्तर पद को पूर्व पद के साथ में जुड़ करके बनता है। फिर है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है में, पे, पर, यानी घड़े में, टेबल पर, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें अधिकरण तत्पुरुष, उन वाक्यों में अधिकरण तत्पुरुष का संबंध होता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास के कुछ ऐसे भी भेद हैं जिनके विग्रह में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि तत्पुरुष समास में कुछ ऐसे भी भेद है जिनके विग्रह में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, और इन समासों में पूर्व पद निषेधवाची अव्यय होता है, मतलब वो ना होता है, उसका अर्थ जो होता है वह न के अर्थ में होता है। जैसे नास्तिक, अधर्म, अनिच्छा। ये नास्तिक, अधर्म, अनिच्छा, जिनमें जो पहला पद है, जैसे न, अधर्म में भी अ, अनिच्छा में अ, जो ये है, इनमें ज्ञेय तत्पुरुष का, इनको हम लोग कहेंगे ज्ञेय तत्पुरुष, ठीक है। इनके विग्रह के समय हिंदी में पूर्व पद के स्थान पर न अव्यय जोड़ा जाता है। अगर हम इसको समस्त पद को अगर हम विग्रह करते हैं तो कैसे होगा इनका? इसमें होगा, जैसे एक और उदाहरण लीजिए, इसमें समस्त पद में हमारा एक समस्त पद है असफल, इसको विग्रह करेंगे जो सफल न हो, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं न सफल। और दूसरा एक और उदाहरण लीजिएगा, अज्ञान। अज्ञान, ज्ञान का अभाव, यानी न ज्ञान, यानी जो अज्ञान है, जिसका ज्ञान, जिसमें ज्ञान का अभाव है, वह अज्ञान, ठीक है। ऐसे ही नास्तिक, जो आस्तिक न हो, ठीक है, या फिर हम कहेंगे न आस्तिक। इस तरह से हम इस जो हमारा तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास में जो विशेष ऐसे शब्द होते हैं, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होता है जिसके अंदर समझ नहीं आता है कि ये इनका क्या किया जाना चाहिए, तो पूर्व पद निषेधवाची अव्यय होता है, और उनको फिर हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अब आगे देखिए, तत्पुरुष समास के भेद के बारे में बात करेंगे। ये जो भेद है तत्पुरुष समास के, वो हम बात कर रहे हैं विभक्ति के आधार पर, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष चिन्ह, और इसका चिन्ह जो होगा वो होगा को। एक बड़ा उदाहरण लीजिए, जैसे कर्मधारय तत्पुरुष में जो हमारा चिन्ह प्रयोग होगा, ध्यान रखने की बात है को। जेब कतरा, इसमें दो शब्द है, ये समस्त पद हमारा है जेब कतरा, इसमें दो हमारे पास में पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद है जेब और उत्तर पद है कतरा। जेब धन कतरा, जेब को कतरने वाला। तो इस समस्त पद में, इस शब्द में हम देखते हैं कि कर्मधारय तत्पुरुष है, और इसमें को विभक्ति, को चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
दूसरा तत्पुरुष का जो हमारे पास भेद है वह है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में हम से का प्रयोग करते हैं, से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक से का प्रयोग जिसमें के द्वारा या से या उससे, उसके द्वारा, ये जब भी हम प्रयोग करते हैं तो इसका इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और एक शब्द है समासपद प्रेमाकुल। इसमें से जो है के द्वारा अथवा से के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है, और प्रेम से आकुल। दूसरा उदाहरण और लेते हैं हम, कष्ट साध्य। इसमें करण तत्पुरुष है और इसमें जो से का प्रयोग हो रहा है से अथवा के द्वारा के माध्यम से, तो इसमें कष्ट से साध्य। तीसरा इसका तत्पुरुष समास का तीसरा प्रकार जो है, तीसरा भेद है संप्रदाय तत्पुरुष। इस संप्रदाय तत्पुरुष का जो चिन्ह है, जो दोनों शब्दों का योजक का कार्य करता है, वो है के लिए। एक उदाहरण इसमें देखिएगा, समस्त पद हमारे पास में एक है रसोई घर। रसोई क्या होती है? रसोई और घर, ये दो शब्द है और इसका समस्त पद है रसोई घर। रसोई के लिए घर, इसमें विग्रह होता है रसोई के लिए घर। ऐसे ही हम देखते हैं एक और शब्द से, दान पेटी, दान के लिए पेटी। तो हम जब संप्रदाय तत्पुरुष में देखते हैं कि के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, उस किसी उद्देश्य के लिए, कोई पहले जो चीज है, पहला जो पद है, उसके लिए कोई दूसरा जो जगह दे रही है, जो भी कोई उनको उसका उद्देश्य पूरा कर रहा है, तो वो है के लिए। उस के लिए में है, जैसे पेटी हुई, मैंने बोला दान पेटी, तो दान के लिए पेटी, उसका उद्देश्य पेटी पूरा कर रही है। ऐसे ही रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है, तो घर में वो कार्य संपादित किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक और जो अन्य भेद है तत्पुरुष का, वो है आपादान। आपादान में का एक बहुत बड़ा उदाहरण देती हूँ। पहले आप देखिए, आपादान तत्पुरुष में जो चिन्ह का प्रयोग होता है, जो हम योजक के रूप में प्रयोग करते हैं, वो है से। और ये से हम देखते हैं कि करण तत्पुरुष में भी से का प्रयोग किया और आपादान में भी से का प्रयोग किया है। तो आपादान में से का मतलब है अलग होने के अर्थ में, यानी इस से शब्द का, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ये विच्छेद होने के अर्थ में हम आपादान तत्पुरुष में से का प्रयोग करते हैं, अलग होने के अर्थ में। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कर्महीन, कर्म से हीन, इसमें दो शब्द है, कर्म और हीन, तो इसमें कर्म से हीन। फिर है कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, मतलब उस कार्य से उनको मुक्त किया गया। विद्याहीन, विद्या से हीन। इस प्रकार पांचवा हमारा जो भेद है वो हम देखते हैं तत्पुरुष का संबंध तत्पुरुष। और इस संबंध का जो योजक चिन्ह है हमारा, वो है का, के, की, रा, रे, री। इस तरह से हम ये ऐसे शब्द है जो एक संबंध को एक शब्द का, एक पद का संबंध दूसरे पद से, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को दर्शाने के लिए हम संबंध तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। और इस संबंध तत्पुरुष में जो योजक चिन्ह होते हैं, जो जोड़ने वाले, जो समस्त पद का विग्रह करते वक्त जब हम प्रयोग करते हैं योजक चिन्हों का, वो है का, के, की और रा, रे, री। ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम आपके सामने, राजकुमार, राजा का कुमार, यानी राजा का कुमार, राजकुमार। ऐसे ही प्राणनाथ, प्राणों का नाथ। अब अपन छठा हम इसका जो है, इसका प्रकार तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का जो योजक चिन्ह है वो है में अथवा पर। जैसे घोड़े पर, और में जैसे देशाटन, देश में, या गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, या आप ध्यान मगन, ध्यान में मगन। इस तरह से इन शब्दों का
जो चिन्ह है, योजक चिन्ह है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष में जो मुख्यतः चिन्हों का ही ध्यान रखा जाता है, योजक चिन्हों का हमें भली भांति पता होना चाहिए, तभी हम उस तत्पुरुष का प्रकार हम बता सकते हैं। तो मैं कहूंगी, जैसे एक शब्द है शरणागत, हमारे पास में ये समस्पद है शरणागत। शरणागत में शरण और आगत, शरण में आगत, इसमें शरण में आगत, इसमें में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष है। हमने एक और आपसे बात करी है ये तत्पुरुष समास के बारे में। हमने आपको पहले भी बताया है कि ये तत्पुरुष समास है, और ये तत्पुरुष समास जिसमें पूर्व पद न होता है। जैसे समस्पद हमारे पास में एक है असत्य, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हम बोलेंगे न सत्य। इसी प्रकार से अयोग्य, अयोग्य का जब हम अयोग्य समस्पद है अधन योग्य, अयोग्य, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम ये तत्पुरुष समास में न योग्य इसको हम करेंगे। तत्पुरुष समास के जो हमने 6 भेद और एक और न्याय भेद, इस प्रकार से हमने 7 भेदों के बारे में बात करी है। मुख्यतः 6 भेद होते हैं, अंतिम एक न्याय भेद को पढ़ा है, और इसके 2 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, ठीक है। ये 2 उपभेद बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है, आप देखिएगा इसमें कि तत्पुरुष समास में जो उपभेद है उसमें कर्मधारय समास हो गया एक, और दूसरा हो गया द्विगु समास। हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु दोनों समासों में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए कि तत्पुरुष जो है कर्मधारय हो अथवा द्विगु, दोनों ही समास में जो उपभेद है इनके, कर्मधारय और द्विगु समास, इन दोनों ही समासों में पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य होगा। और ऐसे संस्कृत के आचार्यों ने भी दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेदों में थोड़ा बहुत अंतर रखा है। उसको भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है, कर्मधारय समास में तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। मैंने आपको बताया कि 6 हमने समास कर्मधारय समास जो तत्पुरुष का हम 6 भेद पढ़ चुके हैं। 6 उपभेदों के बाद में ये पढ़ा, और ये के बाद में हम इनके उपभेद पढ़ रहे हैं। उपभेदों में जो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद है वह कर्मधारय और द्विगु है, और द्विगु कर्मधारय समास जो है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ये तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। और इसमें, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे बड़ी बात जो आपकी समझ की वह है, इसमें जो पहला पद होता है वह भी गौण होता है, और उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। अब एक बार और समझिए कि इस समास में पूर्व पद या तो विशेषण होता है और उत्तर पद जिसमें विशेष्य अथवा दोनों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होता है। हम कर्मधारय की बात कर रहे हैं। कर्मधारय की विशेषता क्या है कि इनमें पूर्व पद या तो विशेषण होगा अथवा उत्तर पद विशेष्य होगा, या तो विशेष्य विशेषण होगा या फिर उपमेय उपमान का संबंध होगा। ऐसे ही एक और खास बात है, तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास में भी इसी तरह से अंतर हम समझेंगे। कैसे समझेंगे कि समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या परसर्ग नहीं आते। किसमें? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में यही अंतर है कि समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कारकीय चिन्ह या परसर्ग नहीं आते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, महात्मा शब्द है, महात्मा शब्द का विग्रह होगा तो महान है जो आत्मा, वहां महान शब्द आत्मा शब्द की विशेषता बता रहा है। महान क्या है? महान शब्द जो है आत्मा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए दोनों पदों के बीच में कारकीय चिन्ह नहीं है। ठीक है, और इसीलिए कर्मधारय समास का इस प्रकार से एक और उदाहरण से समझिएगा, चंद्रमुख। इसलिए समस्त पद से पहले
जो ये हमारे पास समस्त पद है चंद्रमुख, इस समस्त पद के पहले पद चंद्र, क्या हुआ इसमें, पहला पद चंद्र और दूसरा पद हमारा है मुख, चंद्रमुख, यानी कि चंद्र धन मुख, चंद्रमुख के बीच उपमेय उपमान का संबंध है। इसको समझने के लिए कैसे, इसलिए कर्मधारय समाज में चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है, यानी इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। पहला, इसमें कर्मधारय समास में क्या किया हमने, चंद्रमा क्या हो गया हमारा, उपमान हो गया, और मुख क्या हो गया हमारा, मुख हो गया उपमेय, यानी उपमान और उपमेय का इनमें संबंध हो गया। अब उपमेय उपमान के बारे में आप थोड़ा सा ठीक से समझे। उसके नेत्र मृग के समान है, उस किसके, कोई भी XYZ, उसके नेत्र मृग के समान है। इस वाक्य में जो मैं बोल रही हूँ, इसमें नेत्रों की उपमा मृग से दी गई है। यहाँ नेत्र उपमेय और मृग क्या हुआ, उपमान। अब इसको और अच्छे से समझिए, जिस वस्तु या व्यक्ति की उपमा दी जाती है, जिसकी की समझ रहे हैं ना आप, जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमेय, और जिस वस्तु या फिर व्यक्ति से दी जा रही, मतलब जिस व्यक्ति से तुलना जिससे की जा रही है उसे उपमान कहते हैं। जैसे अब उपमेय उपमान को ठीक से समझिए। समस्त पद है हमारा घनश्याम, उपमान हमारा हो गया घन और उपमेय हो गया श्याम, और इसका विग्रह करते हैं तो घन के समान श्याम, या इसको दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं घन रूपी श्याम, क्योंकि इसमें उपमान और उपमेय का संबंध हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध हम देख रहे हैं। ऐसे एक और उदाहरण से समझिएगा, कमल नयन, कमल धन नयन, समस्त पद हमारे पास में है कमल नयन। ठीक है, अब इसमें उपमान और उपमेय का संबंध किस तरह से, उपमान हो गया कमल और उपमेय हो गया नयन, तो कमल के समान, या हम कहेंगे कमल रूपी नयन। दूसरा हम जो संबंध है वो हम देखते हैं विशेषण विशेष वाले, विशेषण विशेष संबंध वाले कर्मधारय समास का एक उदाहरण आपको बताती हूँ। हमारे पास में एक समस्त पद है, मान लीजिए नीलकंठ, इसमें नील जो है विशेषण है और कंठ है विशेष्य। नीला है जो कंठ, भाई नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बता रहे तो इसलिए विशेष्य हो गया, और नील क्या हो गया, विशेषण। ऐसे ही एक और ले लो, महाआत्मा, महान, खैर महान आत्मा के बारे में, महात्मा जो है, महान है जो आत्मा, महा ये इसमें विशेषण हो गया, और आत्मा क्या है, विशेष्य हो गया महात्मा, यानी महान है जो आत्मा। इसी प्रकार से कुछ और भी अपन बात कर सकते हैं। जैसे एक आध और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ले लीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री में प्रधान है जो मंत्री, भाई इसका समस्त पद है प्रधान धन मंत्री,